जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं अनपढ़ ज्योतिष और मूर्ख राजा की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कौशलपुर राज्य का राजा था वीरबल सिंह। नाम में बल, पर सोच में बिल्कुल उल्टा। वह शिकार खेलने और शीशा देखने में इतना डूबा रहता था कि राजकाज और ज्ञान से उसका कोई वास्ता नहीं रह गया था। अपनी प्रशंसा सुनना, अपनी मूर्ख बातों पर दरबारियों की हंसी देखना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। राज्य का पुराना ज्योतिषी पंडो हरिदत्त बहुत योग्य और ज्ञानी था। उसने अपनी आंखों के सामने 3 राजाओं की पीढ़ियां देखी थीं और प्रत्येक को धर्म, नीति और भविष्यवाणी की सही राह पर चलाया था। लेकिन अब वह वृद्ध हो चुका था और एक दिन उसने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, अब मेरे शरीर में वह बल नहीं रहा। कृपया मुझे सेवा से मुक्त करें और किसी योग्य को यह स्थान दें। राजा, जो अपने ही विचारों को अंतिम मानता था, चौंका तो जरूर, पर उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। क्यों न कोई ऐसा ज्योतिषी दरबार में लाया जाए जो मेरी हर बात को सही ठहराए, जो न कहे और जो किताबों का बोझा नहीं ला दे। ऐसा कोई जो सीधे मेरी आंखों में देखे और कहे, महाराज, आप ब्रह्मा से भी आगे हैं। अगले ही दिन राजा ने घोषणा करवा दी कि अब राज्य का नया ज्योतिषी कोई और नहीं, बल्कि गंगू बनिया होगा। वही गंगू जो महल के पिछवाड़े आम बेचता था और जो न तो पढ़ा लिखा था, न ही कभी किसी धर्म ग्रंथ को छुआ था। राजा की यह घोषणा सुनते ही दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। मंत्रीगण, सैनिक, यहां तक कि रसोइयां भी स्तब्ध था। लेकिन डर के कारण कोई विरोध नहीं कर सका। गंगू को जब यह बताया गया तो पहले तो वह चौंका, फिर डर गया। पर अगले ही पल जब उसे भारी वेतन, महल के पास घर और राजसी वस्त्रों की बात बताई गई तो उसकी डर की जगह लालच ने ले ली। महाराज, मैं तैयार हूं, गंगू बोला, लेकिन मुझे बताइए, करना क्या होगा? राजा ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस समय समय पर मेरी प्रशंसा करनी है और जनता को बताना है कि जो भी मैं करता हूं वह सितारों के अनुसार है। गंगू अब ज्योतिष बन चुका था। हर रोज नया कुर्ता पहनता, माथे पर चंदन का तिलक लगाता और बड़े गंभीर स्वर में कहता, शनि आपके चरणों में है महाराज, और गुरु आपके सिर पर। राजा मुस्कुराता और कहता, मैं जानता था, तभी तो आज का दिन शुभ लग रहा है। धीरे धीरे राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। फसलें समय पर नहीं उगती थीं, विवाह के दिन ग्रहण लग जाता, व्यापारियों का नुकसान बढ़ने लगा और सबसे बड़ा संकट तब आया जब राज्य के एक हिस्से में महामारी फैल गई। लोग डरने लगे। उन्होंने गंगू से उपाय पूछे। गंगू ने आंखें बंद कीं और कहा, पश्चिम की हवा में सूखा शनि का प्रभाव है। यदि राजा स्वयं 3 बार हाथी पर बैठकर नगर का भ्रमण करें तो रोग भाग जाएगा। राजा ने आदेश दिया और सवारी शुरू कर दी। जनता ने राहत की उम्मीद में तालियां बजाईं, लेकिन बीमारी नहीं गई, उल्टा और फैल गई। राजा ने गुस्से में गंगू से पूछा, तूने झूठ कहा? गंगू ने कहा, महाराज, राहु और केतु के योग में देरी स्वाभाविक है। उपाय तो कर दिया गया है, अब समय लगेगा। राजा फिर मान गया, लेकिन जनता में अब असंतोष खुलकर दिखने लगा। लोग विस्पस में बात करते, हमारा राजा तो खुद मूर्ख है, ऊपर से एक अनपढ़ ज्योतिषी की सलाह लेता है। एक दिन दरबार में एक नौजवान पंडित आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं तर्क और ज्ञान के साथ यह सिद्ध कर सकता हूं कि आपके दरबार का ज्योतिषी अज्ञानी है। कृपया मुझे अनुमति दें। राजा हंसने लगा, तू एक बालक है। गंगू महाराज तो दिव्य दृष्टि वाले हैं। नौजवान बोला, महाराज, एक परीक्षा कर लीजिए। 3 प्रश्न मैं पूछूंगा गंगू महाराज से। यदि उत्तर सही निकले, मैं क्षमा मांग लूंगा और चला जाऊंगा। यदि वे उत्तर न दे पाएं, तो आप पुनः विचार करें। पूरा दरबार चुप हो गया। गंगू का चेहरा पीला पड़ने लगा, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। पहला प्रश्न था, आज रात के दूसरे प्रहर में कौन से 2 ग्रह एक ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे? गंगू ने आंखें मिचमिचाईं, फिर बोला, आज चंद्र और मंगल। नौजवान ने एक ज्योतिष ग्रंथ खोला और जोर से पढ़ा, आज शनि और बुध का संयोग है।
चंद्र तो वृश्चिक में है। दूसरा प्रश्न, किस दिन अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ेगा और वह किस देश से स्पष्ट दिखाई देगा? गंगू गड़बड़ाया, फिर बोला, आने वाले पूर्णिमा को, और वह हमारे राज्य से दिखेगा। नौजवान ने तुरंत कहा, पूर्ण सूर्य ग्रहण 6 महीने बाद लगेगा और वह केवल दक्षिण अमेरिका से दिखेगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर नहीं। अब दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तीसरा और आखिरी प्रश्न, क्या गंगू महाराज यह बता सकते हैं कि आज सूर्योदय किस नक्षत्र में हुआ था और उसका प्रभाव राजा के लिए कैसा है? गंगू कुछ बड़बड़ाया, फिर चुप हो गया। राजा स्तब्ध था। पहली बार उसके सामने उसकी मूर्खता का आईना खड़ा हो गया था। नौजवान बोला, महाराज, ज्ञान का स्थान अंधभक्ति नहीं ले सकती। शासन तभी चलता है जब सलाह सही हो, और सलाह तभी सही होती है जब देने वाला ज्ञानी हो। राजा की गर्दन झुक गई। उसने पूरे दरबार के सामने गंगू को पद से हटाया और नौजवान को राज ज्योतिष के रूप में नियुक्त किया। गंगू वापस अपनी आम की दुकान पर लौट गया, पर अब उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। उसकी बेईमानी सबके सामने आ चुकी थी। राजा ने पहली बार अपने घमंड को तोड़ा और विद्वानों को दरबार में आमंत्रित करना शुरू किया। धीरे धीरे राज्य में सुधार आने लगा, और उस दिन से गंगू ज्योतिष राज्य में एक कहावत बन गया। जब भी कोई अज्ञानी बड़ी कुर्सी पर बैठता, लोग कहते, लगता है गंगू ज्योतिष फिर से आ गया। ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं थी, यह हर उस जगह की थी जहां ज्ञान को नजरअंदाज कर चाटुकारों को सम्मान मिलता है। ये मूर्खता की गहराई और सच्चाई की रोशनी के बीच की जंग थी। गंगू अब नए कपड़ों में, रेशमी पगड़ी में और ताम्रपत्र जैसी पट्टिका लिए हर रोज दरबार में राजसी चाल के साथ प्रवेश करता। हर कोई जानता था कि वह अनपढ़ है, लेकिन राजा की आंखों में वह अब दिव्य दृष्टा बन चुका था। दरअसल गंगू को एक बात समझ आ गई थी, राजा को सत्य से नहीं, अपने मूड के समर्थन से प्यार है। बस वही उसकी चतुराई की पहली सीढ़ी थी। राजा अगर सुबह गुस्से में उठता तो गंगू दरबार में प्रवेश करते ही कहता, महाराज, आज मंगल उच्च राशि में है। थोड़ी क्रोध की संभावना स्वाभाविक है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर बढ़ेगा, आपका मन शीतल होगा। आपको आज रत्नों का दान करना चाहिए। राजा मुस्कुराता, वाह, ये तो बिल्कुल मेरे मन की बात है। यदि राजा का मन खाने में अटक जाए तो गंगू फौरन कहता, आज शुक्र ग्रह भोजन रस में है महाराज, आज खीर और बादाम का दिन है। अगर आपने खीर खाई तो लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। राजा झटपट रसोइये को खीर बनाने का आदेश देता। गंगू हर दिन राजा के चेहरे और मूड को देखकर ग्रहों की चाल बना देता। नकली तर्क, सच्चे बहाने, और यह सिर्फ राजा ही नहीं, पूरी रियासत को प्रभावित करने लगा। एक दिन राजा ने युद्ध की बात की। उसका पड़ोसी राज्य की संपत्ति पर आंख थी, लेकिन उसे डर भी था कि अगर युद्ध हार गया तो उसकी इज्जत जाती रहेगी। उसने गंगू से पूछा, कहो गंगू महाराज, युद्ध करना उचित रहेगा? गंगू मुस्कुराया, फिर गंभीरता से बोला, महाराज, चंद्रमा आज मेष राशि में है। यह पराक्रम का संकेत है, और साथ में केतु भी, जो छल और रणनीति का कारक है। मतलब ये युद्ध यदि आपने चालाकी से लड़ा तो विजय निश्चित है। राजा मुस्कुराया और बोला, सचमुच तुम तो स्वर्गदूत हो। और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन सच्चाई ये थी, गंगू को न चंद्रमा की जानकारी थी, न केतु की स्थिति। वह तो हर बात में कुछ मिला जुला बोलकर राजा को उसके ही फैसलों में और यकीन दिला देता था। गंगू का यह हुनर अब एक खेल बन चुका था। वह दरबारियों को भी ग्रहों के नाम पर डराता। आपकी कन्या के विवाह में राहु की बाधा है। दक्षिण दिशा में विवाह होगा तो सुख मिलेगा। और जब मंत्री आश्चर्य से पूछता, कैसे? तो गंगू कहता, ये सब जन्मपत्री में लिखा है, जो सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, और वो दृष्टि मुझे सूर्य नारायण ने दी है। धीरे धीरे गंगू महल का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। राजा अब हर बड़े निर्णय से पहले उससे पूछता, यात्रा का मुहूर्त, खजाने की गिनती, यहां तक कि मंत्री बदलने का समय भी। गंगू ने एक ऐसा भ्रमजाल बना दिया था जिसमें वह खुद भी फंस चुका था, पर उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि जितना बड़ा झूठ उतना बड़ा असर। एक बार जब राजा का प्रिय घोड़ा बीमार पड़ा, गंगू से पूछा गया, कहो गंगू महाराज, ये किस ग्रह का प्रभाव है?
गंगू ने कुछ पल आंखें बंद कीं, फिर गंभीरता से बोला, ये बुध और अश्विनी नक्षत्र की युति का परिणाम है। तुरंत उस घोड़े के लिए हवन कराना होगा और उसके पग में चांदी का घुंघरू बंधवाना होगा। हवन हुआ, घुंघरू बंधे और संयोगवश अगले ही दिन घोड़े की हालत सुधर गई। बस अब गंगू चमत्कारी बन चुका था। राजा का अंधविश्वास इस कदर बढ़ गया कि एक बार जब गंगू ने कहा, महाराज, आज के दिन सिंहासन पर न बैठिए, बैठना दुर्भाग्य का संकेत देता है, तो राजा ने दरबार खुले आंगन में लगाया और सिंहासन को फूलों से ढककर दूर रख दिया, क्योंकि गंगू की बात अब ईश्वरवाणी मानी जाने लगी थी। गंगू ने अपने चारों ओर रक्षाबंधन, मंत्र जाप, गृह यात्रा और रत्नों की ऐसी दुनिया बना दी जहां न तर्क की जगह थी न ही ज्ञान की। और फिर उसने एक नया झूठ गढ़ा, महाराज, अगर आप मेरे बताए हर उपाय पर चलते रहे तो आप 60 वर्षों तक राज करेंगे और अंत में स्वर्गलोक में सीधे प्रवेश मिलेगा। अब राजा पूरी तरह उसके वश में था। पर जो राजा एक अनपढ़ ज्योतिषी की हर बात मानने लगे, उसकी प्रजा कब तक आंख मूंद सकती थी। राज्य में विद्रोह की चिंगारियां सुलगने लगी थीं और गंगू के नकली ग्रह अब धीरे धीरे असली तूफान का कारण बनने वाले थे। राजा वीरबल सिंह अब पूरी तरह गंगू ज्योतिष के कहे अनुसार ही चलने लगा था। दरबार के फैसले, सेनाओं की तैनाती, कर व्यवस्था, विवाह, यात्राएं, सब कुछ अब चंद्र, मंगल, राहु और केतु के इर्द गिर्द घूम रहा था, जिनका वास्तविक ज्ञान गंगू को था नहीं। लेकिन उसका विश्वास था कि राजा को खुश रखो, भाग्य तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। एक दिन गंगू ने कहा, महाराज, इस वर्ष कर नहीं बढ़ाना चाहिए। शुक्र और गुरु का योग जनता में उथल पुथल ला सकता है। राजा ने कर माफ कर दिए, जबकि खजाने की हालत नाजुक थी। मंत्रियों ने आपत्ति की, पर गंगू ने तुरंत कहा, जो ग्रहों को नहीं समझते वे अंधे हैं। राजा उनका नेता है और मैं उसकी आंखें हूं। मंत्रियों की आवाजें दबा दी गईं। अगले ही महीने पड़ोसी राज्य में अकाल पड़ा और वहां की जनता कौशलपुर में व्यापार करने लगी। अनायास ही कर रहित व्यवस्था से बाजारों में रौनक लौट आई, जिससे राजा को लगा कि गंगू की भविष्यवाणी एकदम सही थी। अब राजा का भरोसा और मजबूत हुआ। अगला फैसला उसने और भी अनोखा किया। इस बार वर्षा के समय हम बीज नहीं बोएंगे, क्योंकि गंगू महाराज ने कहा है कि इस बार वर्षा में अग्नि तत्व की अधिकता है। भूमि रूखी होगी और फसलें नष्ट हो जाएंगी। प्रजा घबरा गई, किसान स्तब्ध थे, लेकिन गंगू ने सबको समझाया, कृषि से बड़ा संकट टल जाएगा। मैं भगवान से बात करता हूं, मैं जानता हूं। लोगों ने अनमने भाव से बीज रोपने से इनकार कर दिया, लेकिन तभी एक विचित्र संयोग हुआ। ठीक उस वर्ष मानसून बहुत ही कम आया। बाढ़ तो दूर, जमीन में नमी तक नहीं थी और जिन गांवों ने गुप्त रूप से बीज बो दिए थे, वहां सारी फसलें बर्बाद हो गईं। राजा अब खुले दरबार में बोला, गंगू महाराज तो युगद्रष्टा हैं। जो ये कहें वही धर्म है, वही विज्ञान। गंगू, जिसकी नजरें अब केवल राजा की आंखों में अपने प्रतिबिंब ढूंढती थीं, सिर ऊंचा करके खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब गुरुवर जैसा हो चला था। लंबी दाढ़ी, सुगंधित चंदन और हाथ में पीतल की छड़ी। लोग उसे अंधों की लाठी की तरह देखने लगे, पर यह लाठी जिस दिशा में भी मुड़ती, राजा बिना सोचे उसी ओर चल पड़ता। फिर आया एक और जोखिम भरा दिन। राजा को दक्षिण के विद्रोही नगर को दंड देने जाना था। सेनापति ने स्पष्ट कहा, हमारी सेना तैयार नहीं है, जलवायु प्रतिकूल है, सैनिक थके हुए हैं। गंगू ने तुरंत हस्तक्षेप किया, महाराज, आज सूर्य और मंगल की युति है। यह शत्रु पर विजय का श्रेष्ठ मुहूर्त है। जो आज नहीं गया वह कभी नहीं जीत पाएगा। राजा ने सेनापति की बात न मानते हुए युद्ध का आदेश दे दिया। लेकिन जाते समय वर्षा इतनी भयंकर हुई कि रास्ता दलदली हो गया और सेना को रोकना पड़ा। सौभाग्य से उस नगर में अचानक महामारी फैल गई और विद्रोही सेना बिना लड़े ही पीछे हट गई। राजा ने सोचा, ये तो गंगू की ही कृपा है। अब वह हर सभा में गर्व से कहता, जो नहीं मानते कि भाग्य ही शक्ति है, वे गद्दा हैं और गंगू मेरा भाग्य है। गंगू का अभिमान भी अब शिखर पर था। वह आम दरबारियों को देखता तक नहीं और बुजुर्ग पंडितों की बात पर हंसता। उसने महल में एक कक्ष बनवा लिया था, जहां वह गृह ध्यान करता था।
वहां केवल वही जा सकता था जो उसे 2 स्वर्ण मुद्राएं चढ़ावे में दे। राजा ने गंगू के नाम से नया पंचांग प्रकाशित करवाया, गंगू गणित ज्योतिष संवत, जिसमें सभी त्योहार, राशियां और मुहूर्त गंगू की कलम से, या यूं कहो दिमाग से बने थे। जनता को मजबूरी में वह पंचांग अपनाना पड़ा। मूर्खता और संयोग की यह श्रृंखला दोनों को आसमान पर चढ़ा चुकी थी। राजा की नाक अब गंगू की भविष्यवाणियों में बसी थी। जिस दिन गंगू कहता कि शुभ समय नहीं है, राजा स्नान तक नहीं करता। और जिस दिन कहता आज भाग्य आपकी नाक में है, जो आप चाहेंगे वो होगा, राजा दरबार में स्वर्ण मुकुट पहनकर आता। राज्य के बाहर के विद्वान अब कौशलपुर को भाग्य राज्य कहने लगे थे, जहां बुद्धि की नहीं, ग्रहों की मर्जी से शासन चलता था, वह भी नकली ग्रहों की और बनावटी तर्कों की। लेकिन किसी भी भ्रम की उम्र लंबी नहीं होती। जिस अंधेरे में दोनों आंख मूंद कर बढ़ रहे थे, उसी अंधकार में अब असली गृह अपना खेल शुरू करने वाले थे। जिस दरबार में गंगू का एक इशारा नीति बन जाता था, वहां अब कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उस दिन महल में एक विशेष सभा आयोजित थी। राज्य में एक प्रमुख राजकुमारी का विवाह तय हुआ था, एक महान योद्धा के साथ। इस शुभ अवसर की तिथि गंगू ने स्वयं तय की थी। उसने कहा था, महाराज, चतुर्दशी की रात गुरु और शुक्र की दृष्टि से अत्यंत शुभ है। विवाह इस तिथि को ही करें, तब दाम्पत्य सुखमय रहेगा और आपके राज्य को एक शक्तिशाली सहयोगी मिलेगा। राजा गंगू पर विश्वास कर बैठा, जैसा वह वर्षों से करता आया था। उसने उसी तिथि पर विशाल समारोह की तैयारी करवाई। आमंत्रण भेजे गए, स्वर्ण आभूषण मंगवाए गए, मंदिर में विशेष हवन हुआ और यहां तक कि सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विवाह के ठीक 2 दिन पहले राजा के दूत ने समाचार लाया कि जिस योद्धा से विवाह तय था, वह दूसरे राज्य की राजकुमारी के साथ पहले ही गुप्त विवाह कर चुका है। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। सभी दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और जनता में कौशलपुर की प्रतिष्ठा पर बड़ा धब्बा लग गया। राजा के चेहरे पर लज्जा, क्रोध और अपमान के मिले-जुले भाव उमड़ने लगे। उसकी मुट्ठियां कस गईं और आवाज कांप उठी। ये कब हुआ? राजा गरजा। दरबार में सन्नाटा। गंगू, जो रोज दरबार में गंभीर मुद्रा में बैठता था, अब हकलाने लगा। मा महाराज, वो शायद राहु। चुप रहो, राजा दहाड़ा। राहु, गुरु, शनि, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुमने कहा था कि यह शुभ योग है। तुमने कहा था कि विवाह राज्य के लिए लाभदायक होगा, और आज मैं पूरे देश में उपहास बन गया हूं। गंगू की टांगें कांपने लगीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह एक अपवाद है। सितारे गलत नहीं होते, पर मनुष्य की प्रवृत्तियां। बस। राजा की आंखें आग बरसाने लगीं। अब मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है। जो स्वयं को दिव्य दृष्टा कहता है, वह इतनी बड़ी बात नहीं जान पाया, या जानबूझकर छिपाई। कुछ दरबारी इस मौके पर चुप थे, लेकिन कुछ को वर्षों का घुटा हुआ अपमान याद आ गया। एक बुजुर्ग मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, हमने पहले भी गंगू महाराज की कई भविष्यवाणियों पर संदेह व्यक्त किया था, पर तब आपने हमें मौन करा दिया था। राजा अब पूरी तरह क्रुद्ध था। गंगू, राजा ने सिंहासन से खड़े होकर कहा, तुमने न केवल मुझे, बल्कि पूरे राज्य को मूर्ख बनाया है। तुम्हारे झूठे ग्रहों की चाल से मेरे निर्णय खिलौना बन गए। अब तुम्हारी चाल से तुम्हारा भविष्य तय होगा, और वो है मृत्यु। गंगू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत राजा के पैरों में गिरकर कहा, महाराज, मुझ पर दया कीजिए। मैं मैं बस आपका विश्वास जीतना चाहता था। मैंने जो किया, सिर्फ आपके चरणों की सेवा में किया। राजा ने उसे लात से दूर हटा दिया। दरबार की आज्ञा है, राजा गरजा। गंगू को 3 दिन में सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दिया जाए, ताकि जनता जान सके कि राजा अब मूर्ख नहीं रहा। दरबार में सनसनी फैल गई। कुछ चौंक गए, कुछ मन ही मन संतुष्ट हुए। वर्षों से गंगू की नकली विद्वता के कारण असली विद्वान दरकिनार हुए थे। आज पहली बार सच सामने आया। गंगू को सैनिक पकड़कर कालकोठरी में ले गए। रास्ते भर वह रोता बड़बड़ाता रहा। मैंने तो बस महाराज की खुशी चाही थी। कौन जानता था कि चंद्र की जगह छाया गिर जाएगी। राजा ने उसी दिन अपने कक्ष में जाकर दर्पण देखा।
और पहली बार अपने चेहरे पर झिझक देखी। क्या मैंने गलती की थी? क्या वर्षों से मैं केवल चाटुकारों से घिरा रहा? लेकिन अब यह पश्चाताप अंदर ही अंदर पक रहा था और गंगू की सजा की घोषणा पूरे राज्य में ढिंढोरे की तरह पीटी गई। लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। जहां कभी गंगू के नाम पर पूजा होती थी, वहां अब उसके अंतिम दर्शन के लिए जनता लालायित थी। मगर नियति की घड़ी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि 3 दिनों में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो राजा के इस फैसले को ही फिर से उल्टा कर देगी। गंगू अब कालकोठरी की दीवारों से सिर टकरा रहा था। कभी वह राजा को कोसता, कभी खुद को, और कभी उन नकली ग्रहों को जिन्हें उसने अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ा मरोड़ा था। लेकिन अब 3 दिन बाद उसे मौत के घाट उतारने की तैयारी थी। उस राज्य में जहां कभी वह गंगू पंचांग बनवाता था, आज उसका नाम भी अपशगुन माना जा रहा था। दूसरे दिन जब सेनापति जेल में उसे आखिरी बार भोजन देने गया, गंगू कुछ शांत था, असामान्य रूप से। सेनापति ने पूछा, तुम आज चुप क्यों हो? गंगू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब मैं भविष्य देख चुका हूं। महाराज की बुद्धि ने उन्हें मेरी मौत का आदेश दिया है, लेकिन मेरी मृत्यु केवल एक देह का अंत नहीं होगी। मेरी आत्मा अगर यहीं समाप्त हुई, तो उसकी प्रतिशोध अग्निपूरे कौशलपुर को निगल जाएगी। सेनापति ठिठक गया, ये क्या कह रहे हो? गंगू की आंखों में अब वही नकली ज्योतिष चमक लौट आई थी जो कभी राजा को मुग्ध करती थी। सुनो, गंगू धीमे और रहस्यमय स्वर में बोला, कल दोपहर ठीक उस समय जब मेरा सिर कटेगा, शुक्र और राहु एक अशुभ युति में आ जाएंगे। ये युति 500 वर्षों में एक बार बनती है। उस समय यदि किसी ज्योतिष वेत्ता की मृत्यु होती है, तो राज्य में 3 दिन के भीतर महाविनाश होता है। अकाल, अग्निकांड, युद्ध, महामारी, कुछ भी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये लिखा है पुरातन गुप्त ग्रंथों में। सेनापति डर के मारे पसीना पसीना हो गया। पर पर इसका प्रमाण क्या है? उसने घबराकर पूछा। गंगू ने उत्तर दिया, ये प्रमाण तो मृत्यु के बाद ही मिलता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। सेनापति ने जाकर राजा को सब बताया। राजा हंस पड़ा। अब भी यह ठग मुझे मूर्ख बनाना चाहता है। क्या अब वह मरने से डर गया है तो कहानियां गढ़ने लगा है? महाराज, सेनापति बोला, वह तो हो सकता है, पर यदि वह गलत नहीं हुआ, अगर वाकई उसकी मृत्यु के बाद कुछ अनहोनी हो गई, तो लोग कहेंगे कि आपने चेतावनी के बावजूद उसे मारा। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उसने कुछ पल सोचा, फिर कहा, मैं डर के कारण निर्णय नहीं बदलता, लेकिन लेकिन यह विचारणीय है कि जनता के मन में भय न फैले। फिर दरबार में आपात सभा बुलाई गई। गंगू को जंजीरों में जकड़कर लाया गया। उसके चेहरे पर न डर था, न ग्लानि, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, तुम्हारी भविष्यवाणी का आधार क्या है? गंगू मुस्कुराया, वही पुराना दिखावटी गुरुत्व लिए हुए। महाराज, आप सोचते हैं मैं झूठा हूं। हो सकता है, लेकिन जो आपने देखा, सुना, पाया, क्या वह सब संयोग था? क्या हर बार मेरी कही बात सच नहीं हुई? आप भूल गए कि एक बार मैंने भविष्यवाणी की थी कि दक्षिण के विद्रोही बिना युद्ध के हार मान लेंगे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन वो संयोग था, राजा चिल्लाया। संयोग या संकेत? गंगू ने धीमे से कहा। अब मेरी मौत से तुरंत पहले यह कह रहा हूं, यदि आपने मुझे मारा, तो तीसरे दिन कौशलपुर के मंदिर में आग लगेगी, और वह आग राज्य के भाग्य को भस्म कर देगी। मेरा काम सत्य बोलना है, निर्णय आपका। राजा स्तब्ध रह गया। दरबार में सन्नाटा था। सबकी निगाहें अब राजा पर थीं। ये वही राजा था जो वर्षों तक गंगू के नकली ग्रहों से अपने राज्य को चलाता रहा, और आज उस पर विश्वास करना एक बार फिर उसकी आदत बन रही थी। महाराज, एक वृद्ध मंत्री ने धीरे से कहा, राज्य की जनता पहले ही डरी हुई है। यदि संयोगवश कोई भी अनहोनी हो गई, तो इसका दोष आपकी निर्णायक क्षमता पर आएगा। राजा अब दो धधकती ज्वालाओं के बीच था। एक ओर झूठ की मृत्यु थी, दूसरी ओर भय का पुनर्जन्म। अंततः उसने कहा, गंगू को अभी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, उसे 3 सप्ताह तक नजरबंद रखा जाए, और यदि उसकी कही कोई भी बात सत्य होती है, तो उस पर पुनः विचार होगा। अगर नहीं, तो उसे फिर से वही सजा दी जाएगी, बिना विलंब के।
गंगू को जेल की बजाय महल के एक पुराने कमरे में कैद किया गया। न सम्मान न दया, बस प्रतीक्षा की सजा। लेकिन उस दिन उसने राजा को फिर से अपने शब्दों के फंदे में बांध दिया था। राजा उस रात देर तक अपने कक्ष में छत देखता रहा। कहीं कहीं गंगू वाकई अंधा था, पर लाठी उसकी अब भी मेरी नाक तक पहुंच रही है। कहीं मैं फिर से उसी भ्रम में तो नहीं फंस गया। भविष्यवाणी अब बस भविष्य नहीं थी, वह राजा के निर्णयों की सबसे भयावह जंजीर बन चुकी थी। गंगू अब महल के एक पुराने खंडहर जैसे कक्ष में बंद था। वहां न ज्योतिष की किताबें थीं, न ताम्रपत्र, और न ही कोई चेलागण जो उसके पैर दबाए। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं, एक रहस्यमय संतोष था, जैसे वह जानता हो कि उसने समय को भी अपनी चाल में बांध लिया है। दूसरी ओर राजा दिन ब दिन बेचैन होता गया। 3 दिन बीत गए, न कोई आग लगी, न कोई अशुभ संकेत हुआ। चौथे दिन जब वह राहत की सांस लेने ही वाला था, तभी खबर आई, राज्य के मुख्य मंदिर की उत्तरी दीवार में अचानक दरार आ गई है और उसकी छत से कुछ पत्थर गिरने लगे हैं। यह कोई बड़ी आपदा नहीं थी, परंतु राजा के मन में भूचाल आ गया। क्या ये वही भविष्यवाणी है? क्या सचमुच कुछ अनहोनी होने वाली है? मंत्री, जो वर्षों से गंगू से चिढ़े हुए थे, बोले, महाराज, एक मंदिर में दरार आना सामान्य है, लेकिन हम सबकी मूर्खता तब होगी जब हम इस साधारण बात को किसी ठग के कहे से जोड़ें। राजा उलझन में था। अगर वह गंगू को छोड़ देता तो वर्षों की न्यायिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती, और अगर उसे मारता तो कहीं कुछ और न हो जाए। यह डर पनप चुका था। ऐसे में दरबार में एक नया चेहरा आया, वही नौजवान विद्वान जिसने वर्षों पहले गंगू की पहली पोल खोली थी। अब वह राज्य का सम्मानित पंचांग करता था। वह बोला, महाराज, गंगू की चालें नक्षत्रों की नहीं, नकली डर की है। उसने जो तारीख चुनी वह सामान्य खगोलीय हलचल है जो हर साल होती है। उसके बनाए तर्कों का कोई ज्योतिषीय आधार नहीं है। वह राजा की नाक पकड़कर उसे उसी में घुमाता रहा। अब समय है कि आप फिर से अपनी नाक ऊंची करें। राजा ने पहली बार खुले मंच पर सिर झुकाकर कहा, मैंने वर्षों तक केवल प्रशंसा चाही, आलोचना से डरता रहा, और इस डर ने मुझे अंधविश्वास की भट्टी में झोंक दिया। अब मैं न डरूंगा न बहकूंगा। राजा ने आदेश दिया, गंगू को दरबार में लाया जाए, लेकिन मौत नहीं, न्याय के कटघरे में। गंगू लाया गया। उसका चेहरा अब भी आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन आंखों में डर की लहरें तैर रही थीं। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारी भविष्यवाणी के अनुसार राज्य में महाविनाश होना चाहिए था। अब बताओ, क्या हुआ? गंगू ने हकलाते हुए कहा, "हम्म, महाराज, कभी कभी समय टल जाता है। ये तो दिव्य संकेत। बस करो।" राजा गरजा, अब कोई संकेत नहीं, सिर्फ उत्तर। क्या तुमने इतने वर्षों तक झूठे ग्रहों का खेल रचा? क्या तुमने अपने लाभ के लिए मेरे राज्य को भ्रम में डाला? गंगू चुप रहा। राजा ने कहा, तुम्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारे हर झूठ का खुलासा जनता के सामने किया जाएगा। तुम्हें नगर के हर चौराहे पर खड़ा किया जाएगा और तुम्हारे द्वारा की गई हर झूठी भविष्यवाणी की सूची पढ़ी जाएगी। जनता स्वयं निर्णय करेगी कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। और ऐसा ही हुआ। अगले 7 दिनों तक गंगू एक हाथ में तख्ती लिए खड़ा रहा, जिस पर लिखा था, मैं वो हूं जिसने नकली ग्रह बनाकर एक राजा को मूर्ख बनाया। लोग उस पर हंसे, बच्चों ने उसकी नकली पंचांगों की प्रतियां फाड़कर उड़ाईं, और गंगू, जो कभी मंदिरों में आरती के बाद आशीर्वाद देता था, अब खुद से निगाहें नहीं मिला पाता था। राजा ने अब नए विद्वानों को दरबार में आमंत्रित किया। असली ज्योतिष, विज्ञान, कृषि और नीतिशास्त्र के ज्ञाताओं को स्थान मिला। उसने कहा, भाग्य का खेल तभी तक चलता है जब तक बुद्धि सोई रहती है, लेकिन जब जागृति आती है तो भाग्य भी दिशा बदल लेता है। कौशलपुर फिर से सीखने, समझने और तर्क के उजाले में लौटने लगा। राजा अब पहले जैसा नहीं था। वह अब सलाह को सुनता, तर्क को समझता और हर फैसले में आस्था नहीं, समझदारी ढूंढता। गंगू, वह राज्य छोड़कर कहीं दूर चला गया, या शायद किसी और राज्य में किसी और राजा की नाक पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। पर कौशलपुर के लोग अब जानते थे, ग्रहों से ज्यादा ताकतवर होती है एक जागृत बुद्धि। जहां मूर्खता हारी और विवेक ने अपना राज्य पाया,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।